ये है यूरोप की एक पोर्शे 911 का बेस मॉडल जिसमें 3 लीटर्स का फ्लैट 6 इंजन आता है जो कि प्रोड्यूस करता है 319 हॉर्स पावर और 448 Nm तक का टॉर्क। और फिर दूसरी तरफ है अमेरिका की फोर्ड मस्टैंग का बेस मॉडल जिसमें आता है 2.3 लीटर्स का इको बूस्ट इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 315 हॉर्स पावर और 474 Nm तक का टॉर्क। इन दोनों ही कार्स में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, दोनों ही कार्स में हमें सेम इंजन और लगभग सेम ही पावर मिलती है, लेकिन तब भी इनमें बहुत फर्क है और वो है इनके प्राइस में। क्योंकि जहां पोर्शे 911 के बेस मॉडल का प्राइस यूएसए के अंदर चालू होता है $1,14,000 से, यानी कि इंडियन रुपीस में 95 लाख रुपीस, और वही अमेरिका की फोर्ड मस्टैंग के बेस मॉडल का प्राइस शुरू हो जाता है सिर्फ $30,000 से, और ये इंडियन रुपीस में होते हैं 25 लाख रुपए। तो फिर चलिए आज की वीडियो में भी हम यही समझने वाले हैं क्यों एक अमेरिकन स्पोर्ट्स कार या मसल कार यूरोपियन कार से इतनी ज्यादा सस्ती होती है। सबसे पहले तो आप ये समझो, ये कोई इकलौती स्पोर्ट्स कार या मसल कार नहीं है जो कि यूरोपियन कार से इतनी ज्यादा सस्ती है, बल्कि हमें ऐसा सभी गाड़ियों के साथ देखने मिलता है। जैसे कि अमेरिका में डॉज चैलेंजर का स्टार्टिंग प्राइस है 24 लाख रुपए और शेवरलेट की कॉर्वेट अमेरिका में स्टार्ट होती है 55 लाख रुपए से। अगर हम इन्हें कंपेयर करें दूसरी यूरोपियन कार से जो कि पावर में ऑलमोस्ट सेम ही है, तो मर्सिडीज AMG GT का प्राइस शुरू हो जाता है 92 लाख से यूरोप के अंदर, और BMW M5 का प्राइस शुरू हो जाता है 85 लाख रुपीज से। अगर हम नॉर्मल कार्स की बात करें तो अमेरिका में जीप ग्रैंड चिरोकी का प्राइस शुरू हो जाता है 37 लाख रुपीज से, और वही BMW X5 का प्राइस शुरू होता है 55 लाख रुपीज से। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें शुरू से शुरुआत करनी पड़ेगी, तो चलिए चलते हैं। ये टाइम था वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद का, जब अमेरिका में सुपर कार्स का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। स्पोर्ट्स कार का कॉन्सेप्ट यूरोप में ही जन्मा था। हमें ये देखने को मिल रहा था वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद भी अमेरिका में सुपर कार्स एक भी नहीं थी, क्योंकि अमेरिकन खुद ऐसी गाड़ियां नहीं बनाते थे। तो फिर यूरोपियंस ने भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देखी और अपनी सुपर कार्स को अमेरिका एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, और वहाँ पर ये सुपर कार्स बिकने भी लगी, क्योंकि अमेरिकन की जेब इन सब के लिए पहले से ही भरी हुई थी। और फिर यही सब देखते हुए अमेरिकन ने भी यूरोपियन सुपर कार्स की तरह अपनी सुपर कार्स मार्केट में लाना शुरू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल शेवरलेट कॉर्वेट EX 122 जो कि 1952 में आई थी, और ये काफी हद तक एक यूरोपियन स्पोर्ट्स कार की तरह लगती थी। जैसे कि इसका फ्रंट फरारी SQ से मिलता था और इसके प्रपोर्शन जैगवार X की तरह थे। माना कि ये यूरोपियन सुपर कार्स अमेरिका की सेडान से काफी फास्ट थी, लेकिन ये सुपर कार्स अमेरिकन रोड्स के लिए नहीं बनी थी, क्योंकि एक अमेरिकन सेडान के मुताबिक यूरोपियन सुपर कार्स के इंजन काफी छोटे होते हैं, और फिर ये सुपर कार्स यूरोप के छोटे शहरों में शॉर्ट डिस्टेंसेस को क्विकली कवर करने के लिए थी, ना ही अमेरिका के बड़े एक्सप्रेस वे पे घंटों क्रूज करने के लिए। और फिर इन यूरोपियन कार्स में ये दिक्कत भी होती थी, ये गाड़ियाँ ज्यादातर हैंडमेड होती थी, इसीलिए ये गाड़ियाँ बहुत ही कम अवेलेबल हो पाती थी और बहुत ही एक्सपेंसिव होती थी। और फिर यही मौका अमेरिकन कार मैन्युफैक्चरर्स ने देखा, और फिर इन्होंने इन दो चीजों पर बहुत ही ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। पहला, इन्होंने अपनी सुपर कार्स में बड़े इंजन देना शुरू कर दिया जैसा कि अमेरिकन की डिमांड थी। दूसरा, इन्होंने अपनी सुपर कार्स को लार्ज स्केल में मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया जैसा कि वो अपनी हर एक गाड़ियों के साथ करते आ रहे थे। हालांकि यूरोपियन सुपर कार्स की तरह अमेरिकन सुपर कार्स इतनी ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट नहीं थी, क्योंकि उस टाइम पे पूरे वर्ल्ड के मुताबिक अमेरिका में सबसे सस्ता फ्यूल मिलता था। इसीलिए यूरोपियंस की तरह अमेरिकन को अपनी गाड़ियों को बहुत ज्यादा एरोडायनेमिक्स बनाने की जरूरत नहीं थी, बल्कि उन्हें तो अपनी गाड़ियों में एक बहुत ही बड़ा इंजन देना था ताकि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो सके, और वो इस चीज से बहुत ही फास्ट हो जाती थी। फॉर एग्जाम्पल, उस टाइम की पोंटिएक फायरबर्ड में हमें 6600 सीसी का इंजन देखने मिलता था, और अगर आपको ये बड़ा लग रहा है तो उस टाइम पे शेवी का जो बिग ब्लॉक इंजन था वो शुरू हो जाता था 5500 सीसी से, और मैक्सिमम जाता था 8000 सीसी तक प्रोडक्शन कार्स के अंदर। और वो इसके अंदर एक आफ्टर मार्केट सीरीज भी निकालते थे जिसके अंदर इस इंजन की कैपेसिटी 10,000 सीसी तक पहुंच जाती थी। अब ये मसल कार्स अमेरिकन को पहले से ही बहुत ज्यादा पसंद थी, लेकिन इनमें रिवॉल्यूशन तब आया जब इन मसल कार्स को अमेरिकन मूवीज में बड़े बड़े फिल्म स्टार से चलवाया गया। फॉर एग्जाम्पल मस्टैंग GT 390 फास्टबैक। अब ये मसल कार्स का क्रेज अमेरिका में तब बढ़ा जब अमेरिका में फ्यूल क्राइसिस आए थे। हुआ क्या था, 1985 में US गवर्नमेंट ने एक फ्यूल एफिशिएंसी लॉ पास किया
ताकि यूएस गवर्नमेंट अपने ऑयल इंपोर्ट्स पर अपनी डिपेंडेंसी कम कर सके। लेकिन अमेरिकन गवर्नमेंट ने अपने फ्यूल प्राइसेस को बहुत ही ज्यादा नहीं बढ़ाया था, क्योंकि अमेरिका में मेन सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ कार्स ही है, क्योंकि वहाँ का लैंड एरिया बहुत ही बड़ा है और उस हिसाब से पॉपुलेशन काफी लो है। इसीलिए वहाँ की सरकार ने अपने कार मेकर्स को बोला कि वो अपनी कार्स की माइलेज 27.5 माइल्स पर गैलन तक ले आए, जो कि पुरानी गाड़ियों के मुताबिक 2 गुना था। लेकिन ये रूल उस टाइम पर सिर्फ सेडान्स और स्टेशन वैगन पर ही लगाया गया था, क्योंकि वो उस टाइम पर बहुत ही प्रैक्टिकल हुआ करती थी। ये रूल अमेरिका के पिकअप ट्रक्स और मसल कार्स पर नहीं लगाया गया था, क्योंकि इनकी उतनी भी डिमांड्स नहीं हुआ करती थी जितनी स्टेशन वैगन्स और सेडान्स की थी। इन रेगुलेशन से बचने के लिए ऑटो मेकर्स ने अपना पूरा फोकस इन मसल कार्स और पिकअप ट्रक्स पर बढ़ा दिया, क्योंकि इन कार्स के R&D पर उतना ज्यादा पैसा खर्च नहीं होता था जितना फ्यूल एफिशिएंट कार्स के R&D पर होता है। अब क्योंकि R&D पर इतना कम पैसा खर्चा होता था, इसीलिए इन कार्स की प्राइस भी उतनी ज्यादा नहीं होती थी, और फिर इसीलिए टाइम के साथ ही साथ इन कार्स की इंजन साइज भी बढ़ती रही। लेकिन हद तो तब पार हो गई जब डॉज ने अपनी वाइपर में 10,000 सीसी का V10 इंजन दे दिया था, और ये इंजन एक ट्रक से निकाल कर लगाया गया था। खैर, अब हमने ये तो समझ लिया अमेरिका में मसल कार्स का क्रेज कैसे बढ़ा, लेकिन सवाल अभी तक वही है, कैसे एक अमेरिकन कार यूरोपियन कार से इतनी ज्यादा सस्ती होती है। तो फिर इसके पीछे भी एक बहुत ही बड़ा रीजन है, वो है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। आज भी अगर हम देखें तो सुपर कार्स को मासली प्रोड्यूस नहीं किया जाता, क्योंकि उनका बहुत सारा टाइम अटेंशन टू डिटेल में ही लग जाता है। जैसे ये एक पोर्शा 911 है और इसको प्रोड्यूस करने में लगभग 2 दिन का समय लग जाता है, और इसको बनाने में कुछ 1500 वर्कर्स लगते हैं। इन 2 दिनों में इसमें मेजर वर्क सिर्फ इसके पेंट जॉब में ही किया जाता है। अब आप सोचो, इतनी अटेंशन टू डिटेल और यूरोपियन लेबर कॉस्ट की वजह से कार का प्राइस कितना ज्यादा बढ़ जाता होगा। यही अगर हम अमेरिकन सुपर कार्स को देखें तो इनकी टारगेट ऑडियंस काफी बड़ी है, और इसीलिए अमेरिकन ऑटोमेकर्स अपनी सुपर कार्स को लार्ज लेवल पर प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा आप अमेरिकन कार की आउटर बॉडी देखोगे तो आप पाओगे इनका कंस्ट्रक्शन मोस्टली स्टील का ही होता है। वहीं अगर आप यूरोपियन कार्स को देखोगे तो आप पाओगे इनका कंस्ट्रक्शन ज्यादातर एल्यूमिनियम का होता है, और ये तो बस एंट्री लेवल स्पोर्ट्स कार की बात हो रही है। अगर आप इनसे भी ऊपर हाइपर कार्स को देखोगे, जैसे फरारी, बुगाटी एंड कोहिनसेग, तो आप पाओगे इनका कंस्ट्रक्शन मोस्टली कार्बन फाइबर का होता है। तो अब सवाल ये आता है, यूरोपियन कार मेकर्स ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि एल्यूमिनियम स्टील से हल्का होता है और कार्बन फाइबर तो बहुत ही हल्का होता है, लेकिन ये जितना हल्का होता है उतना मजबूत भी होता है, और ऑब्वियसली ये बहुत ही महंगे होते हैं। जैसे 1 kg स्टील हमें $1 का पड़ता है, एल्यूमिनियम 1 kg हमें $2 का पड़ता है, लेकिन 1 kg कार्बन फाइबर हमें $30 का मिलता है। अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो भले ही अमेरिकन सुपर कार्स के इंजन बड़े तो होते हैं, लेकिन ये इंजन यूरोपियन सुपर कार्स की तरह तेज नहीं होते। जैसा कि आप इस वीडियो में देखो कैसे एक 3 लीटर्स के इंजन वाली पोर्श ने एक V8 मस्टैंग को पीछे छोड़ दिया, और फिर इस दूसरी वीडियो में देखिए कैसे एक लैम्बोर्गिनी हुराकन जिसमें 600 हॉर्स पावर आती है, उसने 800 हॉर्स पावर वाली डॉज चैलेंजर को हरा दिया। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि यूरोपियन ऑटोमेकर्स अपने इंजन पे तो इन्वेस्ट करते ही करते हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ वो अपने इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम पे भी बहुत इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि लॉन्च कंट्रोल। आज पोर्शा अपने लॉन्च कंट्रोल सिस्टम के मामले में वर्ल्ड पे नंबर 1 है। इसीलिए पोर्शा अपने से ज्यादा हॉर्स पावर वाली सुपर कार को क्वार्टर माइल ड्रैग रेसेस में पछाड़ कर रख देती है। इसीलिए यूरोपियन ऑटोमेकर्स इस टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ही ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। अगर हम ये देखें, अमेरिकन सुपर कार्स या मसल कार्स के अंदर भी लॉन्च कंट्रोल सिस्टम आते तो हैं, लेकिन अक्सर देखने को हमें क्या मिलता है, या तो वो बहुत ही खराब होते हैं या तो वो किसी काम के नहीं होते। ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिकन ऑटोमेकर्स इस टेक्नोलॉजी पर ज्यादा इन्वेस्ट ही नहीं करते, क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो लोग बहुत ही ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो कार का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब चलो, ये तो हो गई इलेक्ट्रॉनिक्स पे इन्वेस्टमेंट की बातें। अगर हम बात करें अमेरिकन कार्स की स्टेबिलिटी की, तो ऐसा अक्सर देखा जाता है अमेरिकन कार्स की स्टेबिलिटी जापानीज और यूरोपियन कार्स के मुताबिक काफी खराब होती है। अगर आपको पता है तो मैं बता दूं, अमेरिकन स्पोर्ट्स कार अपनी खराब स्टेबिलिटी के कारण हमेशा चर्चे में रहती है, क्योंकि ये ज्यादातर मसल कार से होती है और एक नॉर्मल सुपर कार के मुताबिक ये काफी ऊंची होती है। इसीलिए इनका सेंटर ऑफ मास ऊपर हो जाता है और इनकी ग्राउंड क्लियरेंस भी एक नॉर्मल सुपर कार के मुताबिक काफी ज्यादा होती है। और फिर मसल कार्स का इंजन भी फ्रंट में होता है, जिसकी वजह से वेट डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं हो पाता। और फिर अमेरिकन ऑटोमेकर्स ऐसी टेक्नोलॉजी पर इन्वेस्ट नहीं करते जिसकी वजह से ये मसल कार्स ट्रैक पर स्टेबल रहे, क्योंकि अगर वो लोग बहुत ही ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो कार का प्राइस बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों
आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे एक अमेरिकन सुपर कार यूरोपियन सुपर कार्स के मुताबिक इतनी ज्यादा सस्ती होती है। तो कुल मिलाकर अगर मैं आपको ये शॉर्ट में समझाऊं तो अमेरिकन ऑटोमेकर्स आपको एक ऐसी सुपर कार देना चाहते हैं जिसमें आप कम पैसों में मजे तो कर लो, लेकिन भाई ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाना वरना ऐसा ही हाल होगा। और फिर यूरोपियन ऑटोमेकर्स आपको एक ऐसी सुपर कार देना चाहते हैं जिसमें आप ज्यादा पैसे तो दे रहे हो लेकिन साथ ही साथ लग्जरी और पावर का भी तो फील ले रहे हो। तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।